दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो चलिए, जहां से हमने पिछली बार लास्ट टॉपिक छोड़ा था, हम वहीं से अब अपना आगे का चैप्टर सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लास्ट का टॉपिक था हमारे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों के बारे में मैंने बताया था। अब हमारा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मतलब जो राजनीति के जो राज्य जो नीति जिस अनुसार चलती है उसके सिद्धांत क्या है, उसके रूल्स क्या है, किस अनुसार है, उसके बारे में। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद के 36 से अनुच्छेद के 51 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। इस सिद्धांतों को अपनाने से हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड की संविधान की नकल की। आयरलैंड के संविधान से कुछ इसका हिस्सा उठा के और एकदम अच्छे रूप से सारांश करके इसका एक शुद्ध अर्थ निकाला गया है। वे अपनी नीति का निर्माण करते समय इनको ध्यान में रखें, क्योंकि इन सिद्धांतों का पूर्ण रूप से अपनाए जाने पर ही भारत एक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। अब यह नीति क्या है? नीति यह है, यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार जो संविधान के हमारे 3 अध्याय में दिए गए भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार है भारत में लोकतांत्रिक में ये नींव रखेंगे। तो निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य देश में क्या होता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को क्या है वो एक निश्चित करता है। ये ना तो कोई पूर्ण रूप से मसौदा है, मतलब कोई मिक्सअप करके नहीं तैयार किया गया है, तो और ना कोई दृढ़ प्रोग्राम है, कोई सोच नहीं है, बल्कि ये सिद्धांत है, हमारे रूल्स हैं। संविधान निर्माताओं की इस इच्छा को ये प्रकट करेंगे कि प्रत्येक सरकार आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कोई जस्टिफिएबल नहीं है, मतलब कोई न्यायपूर्ण वाली बात नहीं है, पर इसका अर्थ है कि ये सिद्धांत न्यायालयों द्वारा कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जाते हैं। यदि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारें उन्हें लागू नहीं करती तो उन्हें ध्यान में रखकर कार्य नहीं करती, तो नागरिकों न्यायालय में जाकर उनके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कोई भी राज्य के अगर कोई रूल्स हो, कोई नियम है, अगर वो राज्य उसको ना माने, मतलब कोई किसी केंद्र के नेता ना माने, राज्य के नेता नहीं माने, तो अंत में इंसान कहां जाते हैं? न्यायालय के द्वारा। अगर यही नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवहेलना हुई तो आप न्यायालयों में जाके भी इसके उपलक्ष्य में व्यवहार आचार तथा कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अब क्या है? संयुक्त चुनाव प्रणाली और वयस्क मताधिकार। संयुक्त चुनाव क्या होता है? जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे एमए का हो, एमएलए का, एमपी होता है, वो सब क्या होता है, एक पूरे जिले या पूरे तबके या पूरे देश सबको इकहरी कहते हैं, और सभी व्यक्ति को एक ही वोट का अधिकार दिया गया है। भारत के नए संविधान के अनुसार पृथक तथा सांप्रदायिक प्रणाली, पृथक मतलब जो बाहर, और सांप्रदायिक मतलब जो संप्रदाय, जो किसी भी संप्रदाय किसी भी समुदाय से बिलोंग कर रहे हो, जिसका आरंभ भारत में क्या हुआ था, सन 1909 से अधिनियम के द्वारा किया गया था, जिसका विस्तार सन 1919 में भी हुआ, 1935 के भी अधिनियम में हुआ। उस समय क्या था, किसी विशेष तबकों को ही वोट देने का अधिकार था। उसके स्थान पर जब संविधान का अनुच्छेद 325 में संयुक्त चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई, इसके द्वारा देश में सांप्रदायिकता मतलब समुदाय का भेदभाव कम करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, क्योंकि इसके अंतर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र एक वोट का ही अधिकार दिया गया कि कोई उच्च तबके को या नीच तबके को, अमीर हो गरीब हो, सबको इकहरी वोट का वयस्क मताधिकार का मताधिकार दिया गया, और एक ही उम्मीदवार पर एक बंदा एक ही प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था उन्होंने की। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के मताधिकार बहुत ही सीमित था। जिसके पास संपत्ति थी वही चुनाव दे पाते थे, जिसके पास संपत्ति और कर देने का अधिकार था वही योग्य माने जाते थे। परंतु जब हमारा नया संविधान हुआ, तो जब उसे बना तो क्या हुआ, चुनाव में वोट देने का अधिकार 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिया गया और बिना किसी भेदभाव के अधिकार दिया गया। संविधान के ऐसे प्रावधान जिसके अधीन अब तक अप्रैल
मैं 2014 के जो लोकसभा चुनाव, 2014 तक कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? 2014 तक 16 सबसे बड़े लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और 16वें लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं की संख्या कितनी हुई? 2014 का आंकड़ा है 83 करोड़ 41 लाख तक हो गई है। मतलब 2014 का ही एक डेटा है। 2014 के डेटा के अनुसार भारत में 18 से ऊपर के आंकड़े कितने गए थे? 83 करोड़ 41 लाख जिनके वोट अधिकार बने हुए हैं। तो ये संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वजनिक मताधिकार की आयु 21 वर्ष रखी गई थी। पहले ये जब स्टार्टिंग में हुई थी तो 21 वर्ष रखी गई, पर जब नया संवैधानिक संशोधन 1989 में हुआ तो इसको 21 से घटा के 18 की गई। पहले अगर कोई पहले पूछे तो 1989 से पहले वोट देने का अधिकार सिर्फ 21 वर्ष के बाद था, पर 1989 के बाद ये 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता मतलब क्या होता है? इकहरी नागरिकता मतलब ये होता है भारत में संघीय शासन व्यवस्था है कि पूरा संघ के अनुसार है, हर जगह राज्य है, राज्य का मुख्यमंत्री है, पर केंद्र भी है, पर इसके बावजूद प्रत्येक नागरिक को इकहरी नागरिकता ही प्रदान की गई है। जैसे बाहर अमेरिका में या क्या है, दोहरी नागरिकता है, वो केंद्र के प्रति भी है और राज्य के प्रति भी अपना समुदाय करते हैं। मतलब उनको अलग राज्य में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, एक तरह से घर खरीदने के लिए भी वहां लाइसेंस लेना पड़ता है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित की, प्रत्येक नागरिक को इकहरी नागरिकता दी गई। भारत में प्रत्येक नागरिक चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी भाग में हो, किसी भी राज्य में रहता हो, वो भारत का ही नागरिक माना जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कुछ अन्य संघीय राज्यों में क्या होता है, दोहरी नागरिकता होती है, एक केंद्र के प्रति, एक राज्य के प्रति। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाला प्रत्येक नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब अपने देश के प्रति होने के साथ साथ जिस राज्य में वो रह रहा है उसके भी नागरिक माना जाता है, जिसमें वो निवास करता है। परंतु भारतीय संविधान के निर्माताओं का यह भी विचार था कि दोहरी नागरिकता देश की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। अगर किसी भी अनुसार दोहरी नागरिकता हो तो देश का विकास उसी समय रुक जाएगा, क्योंकि सब अगर दोहरी नागरिकता होगा तो एक राज्य का जो व्यक्ति है वो उसी राज्य के विकास के बारे में सोचेगा, ना कि समूचे भारत की। तो ये इकहरी नागरिकता बनाने का यही सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट था। स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसे अगर भारत के संविधान में आपको भी पता है कि हमारी न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि इसके द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र सुरक्षित किया गया है, इसमें कोई भी सरकार का दबाव नहीं आ सकता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। मान लो अगर कोई केंद्र से किसी राज्य किसी अधिकारी से दुखी हो तो किसके पास जाएगा? न्याय मांगने न्यायाधीश के पास ही जाएगा। इसका उसको स्वतंत्र रखा गया है, उस पर किसी का भी दबाव नहीं डाला गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसलिए आवश्यक हो जाती है, इस कारण हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की, जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और जबकि उनको पद से भी राष्ट्रपति के द्वारा ही अगर हटाया जाए महाभियोग के द्वारा तो वो भी राष्ट्रपति ही हटा सकता है, कोई आम इंसान नहीं हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। न्यायाधीशों का वेतन संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं, जिनमें केवल कभी कटौती की जाती है जब देश में वित्तीय संकट आए, और किसी मामले में उनकी सैलरी में कटौती नहीं की जा सकती है। और जबकि वो अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाए, मतलब रिटायरमेंट की एज पे आ जाए, तब भी उनके लिए पेंशन आदि की व्यवस्था की गई है। संसद में किसी भी न्यायाधीश के आचरण अथवा उसके व्यवहार के विषय में वाद विवाद कोई नहीं कर सकता कि ये न्यायाधीश इस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट का, ये अलाउड नहीं है। इस प्रकार न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधान पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका, ये तीनों ही अलग रखे और अपने तरफ से अपने काम करने के लिए इनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है, ताकि न्यायपालिका मुख्य रूप से निष्पक्ष न्याय कर सके। क्योंकि
जबकि जब इंसान सरकार से दुखी हो, समाज से दुखी हो, तो लास्ट मौके पे कहां जाता है? न्यायालय पे जाता है, क्योंकि उसको यही भरोसा होता है कि सरकार अगर उसकी नहीं सुनेगी, समाज नहीं सुनेगा, तो न्याय उसको न्यायालय के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा ही मिलेगा, क्योंकि वो एक तरह से मुक्त और स्वतंत्र है। तो हमारा न्याय प्रक्रिया इसी प्रकार है, हमारा न्यायाधीश यही है। हाँ, मिलने में समय लगता है, पर मिलता जरूर है। वो कभी कभार बहुत ही लेट हो जाता है, जबकि कहते हैं जब न्याय बहुत लेट मिले तो न्याय नहीं कहलाता। तो बस यही बात है। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं अगला अपना टॉपिक, जो ये टॉपिक आज ये पढ़ा है, उसके 2-3 पॉइंट कल और पढ़ाऊंगा। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जय बालाजी।